हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से वन लाइनर 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पार्ट 4 है। तो इस टाइप के मैं इससे पहले 3 लेक्चर कवर कर चुका हूं, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। देन इसके अलावा और भी वेरियस टॉपिक पे MCQ में टॉपिक वाइज कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री से वन लाइनर पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आंसर इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्ता एम्पायर के रियल फाउंडर माने जाते हैं। तो ऐसे गुप्ता एम्पायर की स्थापना तो श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। देन श्री गुप्त के बाद अगले शासक घटोत्कच बनते हैं। देन घटोत्कच के बाद ये चंद्रगुप्त फर्स्ट शासक बनते हैं, बट रियल फाउंडर इन्हें माना जाता है। और ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में थर्ड रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, बट रियल फाउंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो आंसर इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे। तो आंसर इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट वो स्टार्टेड द गुप्ता एरा? गुप्त युग की शुरुआत किसने की? तो आंसर इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्ता एरा की शुरुआत किए थे। तो इनके शासनकाल से गुप्ता एरा शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट हु कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? तो आंसर इज हरिसेन। हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की रचना की गई थी और ये संस्कृत लैंग्वेज में किए हुए थे। और हरिसेन ये कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख देखने को मिलता है। तो पूछे जाते हैं किस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। और हरिसेन ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे। और समुद्रगुप्त वह कौन थे? तो वे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अगले शासक बनते हैं, यानी समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के पुत्र थे। नेक्स्ट, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो आंसर इज हरिसेन। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज इज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किस भाषा में है? तो आंसर इज संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज डिपिक्टेड प्लेइंग टू वीणा ऑन द कॉइन? गुप्त वंश के किस राजा को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो आंसर इज समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए डिपिक्ट किया गया है। तो आंसर इज समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, विच गुप्ता किंग्स ग्रांटेड परमिशन टू मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया? श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति किस गुप्त शासक ने दी थी? तो आंसर इज समुद्रगुप्त। तो श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में बौद्ध टेम्पल बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया था? तो एक यूरोपियन हिस्टोरियन है, एवी स्मिथ। तो एवी स्मिथ नामक एक यूरोपियन हिस्टोरियन है। तो एवी स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया था। तो यहाँ पे हम इन दोनों का टाइम पीरियड देख लें तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 4th सेंचुरी AD और नेपोलियन का टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी AD। तो इन दोनों में ऐसे देखें तो ह्यूज टाइम डिफरेंस है। देन इसके अलावा माना जाता है समुद्रगुप्त अपने समय में एक भी बैटल नहीं हारे हुए थे। यहीं पे नेपोलियन अपने अंतिम फेज में 1-2 बैटल हारा भी था। तो इसलिए कुछ इंडियन हिस्टोरियन स्मिथ की क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि मानना है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन की तुलना में फार सुपीरियर थे। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का टाइम डिफरेंस ह्यूज है। तो इसलिए जो भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन है रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि कोई कंपेयरिंग नहीं बनता इस टाइप का। नेक्स्ट है,
विच टाइटल डिड चंद्रगुप्त सेकेंड एज्यूम? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आंसर इज विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकेंड ये विक्रमादित्य के टाइटल को एज्यूम किए हुए थे और चंद्रगुप्त सेकेंड ये समुद्रगुप्त के बाद गुप्ता एम्पायर के रूलर बने थे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज रेन डिड फाहियान कम टू इंडिया? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में फाहियान भारत आया था और फाहियान को फैक्सियन भी कहा जाता है, इसे फैक्सियन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक आर्यभट्टीय? आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आंसर इज आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना किए हुए थे। और आर्यभट्ट ये कौन थे? तो ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर और इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो इनके द्वारा आर्यभट्टीय की रचना की गई थी। नेक्स्ट द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय विच गुप्ता रूलर? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो आंसर इज कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जो आपको प्रेजेंट डे बिहार में देखने को मिलेगा। और जान ही रहेंगे 12वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था 12वीं सेंचुरी एडी में और निर्माण कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा किया गया था 5th सेंचुरी के आसपास में, 5th सेंचुरी एडी के आसपास में निर्माण इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विच रूलर इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? किस शासक को गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है? तो आंसर इज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट ग्रेट रूलर माना जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर इज विष्णुगुप्त। तो ये लास्ट रिकॉग्नाइज किंग है गुप्ता डायनेस्टी के और इसे आपसे पूछेगा लास्ट ग्रेट रूलर तो स्कंदगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट है हुज पीरियड इज रिफर्ड टू एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया? किसके काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आंसर इज गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है क्योंकि गुप्ता पीरियड के दौरान आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन में काफ़ी तरक्की हुई थी। देन इसके अलावा गुप्ता पीरियड का लगभग 200 वर्षों का शासन था, लगभग 200 वर्षों तक इनका पीरियड था। तो इसलिए गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश? भारत में प्रथम अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर इज सूरत। तो सूरत में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये 1613 में अपना पहला परमानेंट फैक्ट्री सूरत में स्थापित किए थे, लेकिन इससे पहले ये टेम्प्रोरी फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किए थे, जो आपको प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये टेम्प्रोरी फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किए थे। और ये भारत में कब आए थे? तो ये भारत में 1608 में आए थे। फैक्ट्री स्थापित करने के सिलसिला में ये 1608 में आए थे और ये सूरत में ही अपना पहला फैक्ट्री लगा रहे थे, लेकिन जहांगीर उस टाइम शासन था तो जहांगीर के साथ इनका मतभेद हो जाता है। तो ये फिर उसके बाद 1611 में अपना टेम्प्रोरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित करेंगे, लेकिन फिर बाद में इनका जहांगीर के साथ में बनाव हो जाता है। तो उसके बाद ये 1613 में सूरत में ही अपना पहला परमानेंट फैक्ट्री स्थापित करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अंग्रेज 1608 में भारत आए थे। देन इसके बाद 1611 में ये टेम्प्रोरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित करते हैं और 1613 में ये सूरत में पहला परमानेंट फैक्ट्री स्थापित करेंगे। नेक्स्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो आंसर इज 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में किया गया था। कहीं कहीं पे आपको 1599 भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ उस टाइम जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो एलिजाबेथ ये इन्हें फरमान 1600 में दी थी, बट ये स्थापना 1500 में कर दिए हुए थे लंदन में, और भारत में ये 1608 में आए हुए थे। नेक्स्ट है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेट अप इन 1651 एडी? 1651 में प्रथम अंग्रेजी कारखाना किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो आंसर इज हुगली। तो ये 1651 में पहला इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी पे स्थापित किए थे, जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आंसर इज शाहजहां। शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला लगभग 1639 के आसपास में बनाया गया था। तो मैं शाहजहां पे भी कवर कर चुका हूं और एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे भी कवर कर चुका हूं, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम अकबर का शासन था। तो क्योंकि जान ही रहेंगे 1605 तक अकबर का शासन था, तो कंपनी का जब फॉर्मेशन हुआ था तो अकबर का शासन था। और जब ये भारत में आए थे 1608 में
इंग्लिश, तो उस टाइम जहांगीर का शासन हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम भारत में किसका शासन था, तो अकबर का। और जब भारत में थे तो उस टाइम किसका शासन था, जहांगीर का। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ रेड फोर्ट, लाल किले का वास्तुकार कौन था, तो आंसर इज उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये रेड फोर्ट का आर्किटेक्ट था। नेक्स्ट है, अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द टाइटल फॉर द प्राइम मिनिस्टर वाज, मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री के लिए टाइटल था, तो आंसर इज पेशवा। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत प्राइम मिनिस्टर के लिए टाइटल पेशवा था। तो जान ही रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया गया था, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। तो पूछ जाते हैं, अष्टप्रधान मंडल किसके द्वारा गठित किया गया था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा गठित किया गया था अष्टप्रधान मंडल। और पेशवा ये अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख होते थे। तो 8 मंत्रियों की परिषद में पेशवा ये सबसे प्रमुख होते थे। नेक्स्ट, वेयर वाज शिवाजी बोर्न, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर सिवनेर पुणे। तो इनका जन्म सिवनेर पुणे में हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन वाज शिवाजी बोर्न, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो आंसर इज 19 फरवरी 1630। तो माना जाता है लगभग इनका जन्म 1630 में हुआ था। और कहीं कहीं पे आपको 1627 भी देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किसी का मानना है 1627 और किसी का मानना है 1630, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल 1630 है। नेक्स्ट, हु वाज द रिलीजियस गुरु ऑफ शिवाजी, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, तो आंसर इज रामदास। रामदास ये शिवाजी के रिलीजियस गुरु थे। देन यहीं पे ये पूछा जाता है इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, इनके पॉलिटिकल गुरु और संरक्षक कौन थे, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा खोंडदेव। खोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे और रामदास ये इनके रिलीजियस गुरु थे। तो आंसर इज रामदास। नेक्स्ट, वेयर डिड द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टेक प्लेस, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो आंसर इज रायगढ़। तो इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो आंसर इज 1674। इनका राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। तो ये ऑफिशियली 1674 में अपना राज्याभिषेक किए हुए थे। नेक्स्ट, विच टाइटल डिड शिवाजी एज्यूम आफ्टर हिज कोरोनेशन, राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आंसर छत्रपति। तो ये राज्याभिषेक के बाद छत्रपति के टाइटल को एज्यूम किए हुए थे। देन इसके बाद इनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया था। नेक्स्ट, विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड जय सिंह, शिवाजी और जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो आंसर इज पुरंदर ट्रीटी। शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर ट्रीटी हुई थी। और जय सिंह ये कौन था, तो ये औरंगजेब का कमांडर था। तो ये मुगल एम्पायर औरंगजेब का कमांडर था। तो छत्रपति शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड, पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो आंसर इज 1665। 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर ट्रीटी हुई थी। तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड शिवाजी डाइड, शिवाजी का मृत्यु कब हुआ, तो आंसर इज 1680। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु हुआ था। और देन इसके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो इनके उत्तराधिकारी संभाजी बने थे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पुराण्स आर देयर, पुराणों की संख्या कितनी है, तो आंसर इज 18। पुराणों की संख्या 18 है। और 18 में से सबसे ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को ओल्डेस्ट पुराण माना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तात्या टोपे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो आंसर इज रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और रामचंद्र पांडुरंग ये कौन थे, तो ये 1857 के रिवोल्ट के दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। तो नाना साहब जो कानपुर से रिवोल्ट के दौरान नेतृत्व किए हुए थे, तो ये उनके कमांडर इन चीफ थे। तो इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बट ये तात्या टोपे के नाम से ही फेमस हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे रिवोल्ट के दौरान, तो तात्या टोपे थे। और इनका वास्तविक नाम भी पूछे जाते हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और नाना साहब उनका भी वास्तविक नाम दोंडूपंत था। तो वे जो लास्ट पेशवा थे बाजीराव सेकेंड, तो उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द तात्या टोपे समाधि इज सिचुएटेड, किस शहर में तात्या टोपे का समाधि स्थित है, तो आंसर इज शिवपुरी मध्य प्रदेश। तो आपको तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाउट, स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो
आंसर इज 1857। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, बाय व्हाट अदर नेम इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉल्ड। 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इज इंडियन सिपाही म्यूटनी। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को इंडियन सिपाही म्यूटनी के नाम से जाना जाता है। देन इसके अलावा इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, और यह सिपाही म्यूटनी अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। तो सिपाही म्यूटनी ये अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। उनका मानना था कि सिर्फ ये एक सिपाही म्यूटनी है, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के द्वारा कहा गया था। और ये रिवोल्ट उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का रिवोल्ट हुआ था, और इसको डिफरेंस प्लेस से डिफरेंस लोगों ने नेतृत्व किया था। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, दिल्ली से बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 के विद्रोह को किसने भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? तो आंसर विनायक दामोदर सावरकर। तो इन्हें वीडी सावरकर भी कहा जाता है। तो ये 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहे हुए थे। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया डिड द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड। 1857 का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो आंसर मेरठ। तो 1857 का रिवोल्ट ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो मेरठ से ये 10 मई 1857 में प्रारंभ हुआ था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कब से प्रारंभ हुआ था मेरठ से। तो 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच सोल्जर वाज द फर्स्ट टू इनिशिएट द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले किस सैनिक ने की थी? तो आंसर इज मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ये 1857 की रिवोल्ट की शुरुआत किए हुए थे। तो ये 29 मार्च को ये 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दिए हुए थे। तो इसी के चलते फिर बाद में इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया था। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दिया गया था। तो शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये ब्रिटिश इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट वायसराय कौन था? तो आंसर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट वायसराय था। तो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, जाने रहेंगे। तो इस रिवोल्ट के चलते 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल को एबोलिश कर दिया जाता है। तो इससे पहले कंपनी का रूल था, तो कंपनी रूल को एबोलिश कर दिया जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल भारत में ब्रिटिश क्राउन का यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाता है, और एक्ट पारित किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के रूल को एबोलिश कर दिया जाएगा, और वायसराय को पोस्ट को लाया जाता है, और ये फर्स्ट वायसराय बनता है 1858 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कब एबोलिश किया गया था? तो 1858 में। और वायसराय पहली बार कब बनाया गया था? तो 1858 में ही। नेक्स्ट है, विच वायसराय स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन 1872। 1872 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना किस वायसराय ने की थी? आंसर इज लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन इंडिया ड्यूरिंग 1870। 1870 के दौरान भारत में वित्त प्रणाली का विकेंद्रीकरण किसने शुरू की थी? तो आंसर इज लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आंसर इज 1872। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, विच वायसराय कंडक्टेड द फर्स्ट सेंस इन इंडिया। भारत में पहली जनगणना को किस वायसराय ने आयोजित किया था? तो आंसर इज लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना कंडक्ट की गई थी, और लॉर्ड मेयो एक ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या भारत में ही हो गई थी। तो इसका हत्या अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में हो गई थी, और ये एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या भारत में ही हो गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंस इन इंडिया। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर इज 1881। 1881 में भारत में पहली बार कंप्लीट जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, फर्स्ट कंप्लीट सेंस इन 1881 वाज हेल्ड इन विच वायसराय।
1881 में पहली पूर्ण जनगणना किस वायसराय के तहत हुई थी? तो आंसर इज लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय में फर्स्ट कंप्लीट जनगणना 1881 में हुई थी। तो आंसर इज लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री से 50+ वन लाइनर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा। यदि हेल्पफुल है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।